नमस्कार। औशर की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है विज्ञान, मिथक और इतिहासकार भारत के संदर्भ में। साइंस, माइथोलॉजी एंड हिस्टोरियंस, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम इंडिया। अक्सर यह हुआ है कि प्राचीन भारत का हमारा इतिहास बहुत सी बातों को लेकर के नीचे दबा दिया गया, ये कह के कि ये मिथक थे, ये झूठी बातें हैं, ये सिर्फ कल्पना मात्र है। और इसके लिए आज भी प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो अपनी वास्तविकताओं को जनता के सामने आने पर तरस रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इसको करने के पीछे थी औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति, क्योंकि अंग्रेज ये जान गए थे कि भारत में उनका सामना कोई जंगल के निवासियों से नहीं है। यहां एक ऐसी जीवित सभ्यता है जो पिछले कई हजारों साल से चली आ रही है, और जब तक वो ये साबित नहीं करेंगे कि इस सभ्यता का इतिहास ये सब मिथक है, तब तक वो भारत पे राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि चाहे वो प्राचीन भारत का विज्ञान था, औषधियां थी, पर्यावरण था, राजनीतिक सिद्धांत थे, रहन सहन के तौर तरीके थे, त्योहार थे, धर्म थे, इन सबको मिथक घोषित किया जाए। हमारे शास्त्रों को, रामायण को, महाभारत को, इन सब में वर्णित घटनाओं को कल्पना मात्र बता दिया जाए और इसको आगे बढ़ाने में इनकी मदद की साम्यवादी इतिहासकारों ने। मार्क्स ने कह दिया कि भारत का तो कोई इतिहास ही नहीं है, ये तो सिर्फ इतिहास, इस पे आक्रमणों का इतिहास है, और ये लोग तो इतने बेवकूफ हैं कि ये जानवरों की पूजा करते हैं, बंदर की और गाय की, और इनको तो सभ्य बनाना है, और ये सभ्य बनाने का काम अंग्रेजों पे है। सवाल उठता है भारत में कौन राज करेगा? तुर्क राज करेगा, रूसी राज करेंगे या अंग्रेज राज करेंगे? तो अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। नतीजा यह हुआ है कि हमारे जो प्राचीन विज्ञान थे, जो हमारे प्राचीन सिद्धांत थे, एक के बाद एक उन सबको जो है दुत्कारा गया, और उसका नतीजा यह हुआ कि इस प्रकार के इतिहासकारों ने डायलॉग का रास्ता ही बंद कर दिया। देखिए, जब आप वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं तो विज्ञान किसी भी चीज को एकदम से नकारता नहीं है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो व्यक्ति रखता है वो इस विषय पे शोध करता है, उसको टेस्ट करता है, और फिर एक निर्णय देता है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। लेकिन इन लोगों ने बिना कोई शोध किए हुए, बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए, एक झटके में, नहीं ये सब मिथक है, ये सब कल्पना है, कह करके भारतीय संस्कृति के, भारतीय इतिहास के उन पहलुओं को खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि वास्तविकता इसकी विक्टिम बन गई। एकदम से जो प्राचीन विज्ञानों को, जो प्राचीन तकनीक को नकारा गया, उससे हमारे जो अपने तौर तरीके थे, हमारा जो अपना विज्ञान था,
वो हम खोने लगे और एक विशिष्ट वैचारिक प्रभुत्व को हमारे ऊपर स्थापित किया गया। एक और नतीजा होता है कि न केवल हम अपनी प्राचीन तकनीक और विज्ञान को ही इससे खोने लगे, वरन उसका जो प्रयोग हम अपने वर्तमान में कर सकते थे, अपने भविष्य के निर्माण के लिए कर सकते थे, उससे भी हमको दूर करने का पूरा प्रयास जो है इसके अंतर्गत किया गया। मेरा एक प्रश्न है, क्या इतिहासकार ये जो अपने उन्होंने वैचारिक कुनबे बना रखे हैं उनसे बाहर आ सकते हैं? क्या इतिहासकार जो औपनिवेशिक मानसिकता है उससे बाहर आ सकते हैं? क्या इतिहासकार जो ये सांप्रदायिक माइंडसेट है उससे बाहर आ सकते हैं? क्या इतिहासकार राजनीतिक चाटुकारिता से बाहर आ सकते हैं? जी हां, आ सकते हैं, अगर वो वास्तविक इतिहास लिखना चाहते हैं तो। इतिहास क्या है? इतिहास केवल कोई मरे हुए व्यक्तियों का इतिहास लिखना नहीं है। जो ये ऐसा सोचते हैं कि इतिहास एक मृत कहानी है, मृतकों की कहानी है, वो वास्तव में इतिहास जैसे विषय को कत्ल करते हैं, उसकी मृत्यु करते हैं, इस प्रकार की सोच बना करके। वास्तव में इतिहास एक वो वैज्ञानिक शोध और अन्वेषण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव जाति ने जो विकास किया है उसका अध्ययन किया जाता है और फिर अतीत और वर्तमान से तुलना करके भविष्य के लिए एक योजना तैयार की जाती है। यह है इतिहास का लाभ और इतिहास पढ़ने का लाभ। जहां तक प्रश्न उठता है विज्ञान, प्रकृति और मिथक, इन तीन चीजों का, ये तीनों की तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। और कैसे जुड़ी हुई हैं, क्या अंतर है इनमें और कैसे जुड़ी हुई हैं? प्रकृति, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिस प्रकृति के सिद्धांतों को, नियमों को या प्राकृतिक जो घटनाएं हैं या जो प्रकृति का पूरा एक समावेश है, उसको हम समझ लेते हैं और उसकी व्याख्या कर देते हैं, तो वो विज्ञान बन जाता है कि ये विज्ञान है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। बहुत समय तक रहा कि नहीं, सूर्य घूमता है, फिर शोध से साबित हुआ कि नहीं, पृथ्वी घूमती है। पहले लोग मानते थे पृथ्वी सपाट है, फिर यह हुआ कि नहीं, पृथ्वी गोल है। तो ये जो एक निरंतर शोध की प्रक्रिया है, ये मानव जाति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और इसी के अंतर्गत जिस प्राकृतिक नियम को हम समझ नहीं पाते उसको मिथक बता देते हैं। लेकिन ये धारणाओं का कोई एक स्टैटिक या जिसे कहेंगे आप स्थायी धारणा नहीं है। कितने ही प्रकृति के सिद्धांत भी जो पहले समझे गए उनमें परिवर्तन हुए जब और शोध हुआ। और मिथक और वास्तविकता के बीच में एक बहुत ही पतली सी लकीर है। जो चीज हमारी समझ में नहीं आती या जिस चीज का हम पे साक्ष्य नहीं है उसको ये लोग मिथक कह देते हैं, और जब उसका साक्ष्य मिल जाता है तो वही मिथक वास्तविकता बन जाती है। और अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो हमारे प्राचीन इतिहास की कई ऐसे बातें जिन्हें मिथक बता दिया गया था, आज वो वास्तविकता है। लक्ष्मण रेखा,
आज की जो माइंड्स है वो क्या है। संजय का धृतराष्ट्र को आंखों देखा महाभारत का हाल बताना, आज का टेलीविजन क्या है। बहुरूप, आज की क्लोनिंग क्या है। पुष्पक विमान, या भारत ही नहीं, कोलंबिया के अंदर आज से 4-4 हजार साल पहले के सोने के ऐसे खिलौने मिलना जो आज के हवाई जहाज हैं। इजिप्ट के पिरामिड जो हैं उनके ऊपर ऐसे चित्र मिलना जो आज का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। क्या हम उन्हें केवल मिथक मान ले। और एक और बड़ा मजाक होता है कि किसी भी चीज का कहते हैं साक्ष्य दो। अरे भाई, जब साहित्यिक साक्ष्य मौजूद है तो ये कहेंगे नहीं, हमें साहित्यिक नहीं, हमको वो आर्कियोलॉजी वाला साक्ष्य चाहिए कि क्या मिला। और जिन चीजों का आर्कियोलॉजी का साक्ष्य भी मिल जाता है तो उसको भी मानने को तैयार नहीं। मैं कई उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मौर्य काल के जो स्तंभ है उनको लीजिए, या जो मूर्तियां इत्यादि मिल रही थी उनके ऊपर एक पॉलिश है। उस पॉलिश के बारे में आज का भी जो हमारा वैज्ञानिक है, जो हमारा केमिस्ट है रसायन विज्ञान का, वो ये नहीं समझ पाया कि ये पॉलिश किस चीज की है जो इतनी चमकीली है और आज भी मौजूद है। दूसरी बात, मौर्य काल के जो स्तंभ हैं, साबित हो चुका है कि राजस्थान की खदानों से ही आए। अब आज समझिए कि आज से 2500 साल पहले इन स्तंभों को किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा। हजारों मील दूर तक इनको लेके जाया जाना और इनको स्थापित करना, तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके रहे होंगे उस काल के? क्या ये मिथक है? मैरौली के ऊपर जो लोह का स्तंभ है, चंद्र स्तंभ जिसे बोलते हैं, उसको देखिए, हजारों वर्षों से वो स्तंभ खड़ा हुआ है। ऐसी धातु का बना हुआ है कि उस पर जंग तक नहीं लगता, और आज के वैज्ञानिक नहीं बता पाते कि ये कौन सी धातु है। और ये मत भूलिए कि अष्ट धातु का प्रयोग भारत में रहा। अष्ट धातु को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आज सजौली में जब महाभारत काल का रथ हमें मिलता है, दुनिया की पहली तांबे की तलवार मिलती है जिसका हत्था है, जिसको देखने सारे विश्व के पुरातत्ववेत्ता आते हैं। हमारे ये इतिहासकार नहीं जाएंगे उन्हें देखने, क्योंकि ये चीजें जो प्राप्त होती हैं, ये इनके जो मिथक ये बना रहे हैं हमारे इतिहास का मजाक उड़ा करके, उसको तार तार कर देती है। द्वारका को लेकर के क्या मिथक नहीं बनाई गई कि साहब ये तो कल्पना मात्र है, द्वारका नाम का कोई शहर नहीं था, कुछ नहीं था। और जब डॉक्टर राव ने द्वारका के नीचे समुद्र में खुदाई की और पूरा द्वारका का शहर समुद्र के नीचे निकल आया, तो इन लोगों के मुंह पे ताले लग गए। इनसे जवाब देते नहीं बनता। इसी तरीके से अगर आप देखें, भोगासकोई की एक इंस्क्रिप्शन है, एक लेख है भोगासकोई, सेंट्रल एशिया में, टर्की में। 1500 BC की तिथि उसको दी अंग्रेज इतिहासकारों ने। और ये एक युद्ध है हिटाइट्स और इजिप्शियंस के बीच का, और उस युद्ध का वर्णन इस लेख में है।
और समझ लीजिए 3,500 साल पहले पुराने इस अभिलेख के अंदर हिंदू देवताओं का जिक्र है, इंद्र का जिक्र है, वरुण का जिक्र है, मित्र का जिक्र है, सत्या अश्विन भाइयों का जिक्र है। क्या वो भी कोई वहां पे जाके आज लगाया था, छुपाया था? भाई आप ही ने 1500 साल उसके दिए। द्वारका की मैंने आपको बताया ही कि आज एक वास्तविकता साबित हो चुकी है, और इस प्रकार की अब ना जाने कितनी और चीजें इस तरीके से साबित हो रही हैं। राम सेतु आज साबित हो चुका है कि राम सेतु मौजूद था, बनाया गया था। सरस्वती नदी को इन्होंने हमेशा एक मिथक नदी बताया, जबकि वेदों में, ऋग्वेद में, सब में उसका जिक्र आता है, बार बार महाभारत में आता है कि उनके अब सरस्वती नदी सूख रही है। और आज उसको लेके जो शोध हो रही है और जो ये शोध साबित कर रही है कि सरस्वती नदी मौजूद रहती थी, तो कहते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। उसको ऐतिहासिक तर्क से नहीं काटेंगे, उनके साक्ष्यों को गलत बताने की हिम्मत इनमें नहीं है, लेकिन ये कह देंगे ये तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और इस प्रकार से खुद पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करके ये लोग हमारे इतिहास को नीचे गिराते हैं। क्या सरस्वती एक मिथक है? क्या द्वारका एक मिथक है? क्या महाभारत एक मिथक है? अरे महाभारत मिथक है तो तमाम ये परीक्षितगढ़, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, वो लाखाग्रह, तमाम क्षेत्र आज तक कैसे है मौजूद? वो नाम कैसे चल रहे हैं आज तक हजारों सालों से? अब वहां खुदाइयों में जो निकल रहा, लेकिन इनके लिए हर चीज आज भी मिथक है। आप ये देखिए कि विमान को लेके जो मैंने आपसे बात कही कि कोलंबिया के अंदर वो प्राप्त हुए खिलौने। अब सोने की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती तो उसकी एग्जैक्ट तिथि नहीं पता चल सकती, लेकिन उन विमानों को आप देखिए कैसे है वो। और जो भारद्वाज संहिता के अंदर जिक्र मिलता है, आज के वैज्ञानिक का अब यह कहना है कि जिस प्रणाली का, जिस तकनीक का जिक्र किया गया है फिजिक्स के अंदर, वो चीज संभव है। कि वो विमान कैसे चलता था कि अगर विमान मौजूद है और उसके आसपास आप वैक्यूम बना लें, यानी उस क्षेत्र को बिल्कुल हवा से खाली कर लें, तो वो वस्तु ऊपर उठ जाएगी। उस सिद्धांत के ऊपर वायुयान चलता था। आज हमारा विज्ञान उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाया है, लेकिन हमारा विज्ञान उस बात को नकारता भी नहीं है कि ये चीज संभव नहीं है। वो कहता है कि ये चीज संभव है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो हमारा, जिसे आप एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस कहेंगे, नक्षत्र विज्ञान कहेंगे, आज भी नासा ने, दुनिया की और विश्व एजेंसियों ने यह माना है कि जो नक्षत्रों के दूरियां दी गई हमारे प्राचीन ग्रंथों के अंतर, वो कितनी सही है। तो सोचिए कि आज से इतने हजार साल पहले हमारे विज्ञान की क्या स्थिति थी कि जो पूरे ब्रह्मांड के नक्षत्रों को जिसने नाम ले दिए, नक्षत्रों को पहचान लिया और उनकी दूरियां तक बता दी पृथ्वी से, वो सब मिथक है। वो क्या हमारा विज्ञान नहीं है? देखिए, किसी भी वैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए आप 2-3 काम कर सकते हैं। या तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, मिथक है, या उसको वास्तविक समझ लें। और असली वैज्ञानिक बात होगी कि आप उस पर शोध करें, उसको ढूंढें और तब न एक निर्णय पर पहुंचे। वो कहलाता है वैज्ञानिक मस्तिष्क। और ये अपना ढिंडोरा पीटने वाले कि वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, ये सबसे ज्यादा मिथक जो है समाज के अंदर इतिहास को लेकर के अपनी विचारधारा के द्वारा फैलाते हैं। आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिया कि पृथ्वी घूमती है, चंद्र ग्रहण होता है,
वो आज का विज्ञान मानता है, सब साबित हो चुका है। जीरो यानी शून्य भारत में उद्भव हुआ ब्रह्मगुप्त का, वो विज्ञान मानता है। इसी तरीके से जो गणनाएं की गई रोशनी की स्पीड की, आवाज की स्पीड की प्राचीन काल में, वो लगभग वही है जो आज का विज्ञान कह रहा है। और ये आधुनिक वैज्ञानिक जिसे आप कहेंगे क्रांति है, उससे हजारों साल पहले ये चीजें हुई। दशमलव का निकलना, कितने देश आज ऐसे हैं जिनके पास मिसाइल है, आज ये नष्ट हो जाए तो आने वाली सभ्यता यही कहेगी कि क्या सबूत है। इसलिए मेरा ये मानना है कि चाहे वो अजंता की पेंटिंग हो, चाहे वो एलोरा का कैलाश मंदिर हो, उसका जो आर्किटेक्चर है उसको देखिए कि किस प्रकार से एक पहाड़ी के अंदर से, क्या आर्किटेक्ट का दिमाग रहा होगा जिसने वो पहाड़ी के अंदर का पूरा डिजाइन बना करके दे दिया और पूरा मंदिर वहां पे बना। दुनिया में मुझे एक ऐसा उदाहरण कहीं और दिखा दीजिए कि उस मंदिर के गर्भगृह में देर शाम तक जो है लाइट आती है। वैज्ञानिक हैरान है कि किस तरीके के ज्योमेट्री के डिजाइन बना करके इन चीजों को बनाया गया। तो कम से कम इन मिथक वाले भ्रांतियों में ना आकर के हम इतिहासकारों को चाहिए कि आज इतिहास को जानने के कई साधन हो गए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं, ऐसे मशीनें आ गई हैं, इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिनके द्वारा शोध करके सत्यता निकल सकती है। तो कम से कम ये अब जो मिथक वाली धारणा भारत के बारे में फैलाई गई है, इसको खत्म करके और वैज्ञानिक शोध पर आधारित करके हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, हमारे विज्ञान थे, चाहे वो हमारा आयुर्वेद रहा हो, उनको सामने लाएं और ला करके केवल इस दृष्टि से नहीं कि हम क्या थे उस जमाने में, हम बहुत बड़े थे, उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि इस दृष्टि से कि आज वर्तमान समय में उनका क्या महत्व है, क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और क्या हम उनका उपयोग करके अपने विकास में आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि इसको हम धार्मिक विवाद में बांटते या राजनीतिक विवाद में बांटते। धन्यवाद।